दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आम आदमी पर क्या मुसीबत आ गई है। जी हां, महंगाई का ये दौर आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। दूसरी ओर बेरोजगारी का आलम भी बढ़ता जा रहा है। महामारी के दौर ने जहां साधारण लोगों से उनके रोजगार तक छीन लिए गए हैं, वहीं डिग्रीधारी लोग भी हाथ बांधे बैठे रहने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी हां, सरकारी नौकरियों के लिए निकलने वाली वैकेंसी भी नाम मात्र के रह गई है और अब उसकी गुंजाइश भी लगभग खत्म होती जा रही है। युवा के लिए उनके पास डिग्री होना ना होना एक समान होने लगा है। जी हां, स्कूल में जितने शिक्षक होने हैं उनमें से कितने पद खाली पड़े हैं। जी हां, सरकार का मानना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो तेल कम दामों पर खरीद रही है, उनकी कीमत यहां के बाजारों में 3 गुना ज्यादा हो जाती है। जी हां, सवाल है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तक कम क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है। रसोई गैस की कीमतों की हालात अब बेकाबू हो चुकी है। इसके असर से बड़ी महंगाई ने रसोई घर में पकने वाले खाने तक को चिंता का मामला बना दिया है। जी हां, सरकार को पैसा चाहिए तो वे कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने पर उतारू हैं। अगर यही व्यवस्था बनी तो फिर किसान को खेती के लिए पूरी तरीके से उद्योगपतियों पर निर्भर होना पड़ेगा। जी हां, करीब 3 महीने से चल रही किसान आंदोलन की मांग यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गारंटी के साथ साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि किसान और प्रदेश के लोग बच सके। लेकिन सरकार इस मामले पर कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सवाल उठ रहा है कि इस तरीके से बाजार और उसमें उपभोक्ताओं की क्या हालात होगी। यह बेरोजगारी और महंगाई से जूझते लोग कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाले संकट के बाद किस दिशा में चले जाएंगे। यह युवा के पास रोजगार नहीं है, कॉलेज बंद है, लेकिन फीस वसूली जा रही है सिर्फ ऑनलाइन कक्षा के नाम पर। जी हां, किसानों के बच्चे इस गुस्से में बड़ी तादाद में किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी हां, सब कुछ का अगर निजीकरण ही करना है तो फिर आम आदमी अपने लिए इन नेताओं को क्यों चुने। अब तो यह आशंका भी खड़ी हो रही है कि क्या भविष्य में सब कुछ उद्योगपतियों के हाथों में नियंत्रित होगा। सच यह है कि आज हर युवा और बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जी हां, और इसके लिए सतर्क हैं क्योंकि इसके जरिए ही वे अच्छे रोजगार पा सकेंगे। लेकिन क्या मौजूदा परिस्थिति में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर युवा दिशाहीन हो गए तो फिर देश की कैसी तस्वीर बनेगी। दोस्तों बिहार के शहरी इलाकों में बन रही सड़कें अब पेड़ पौधे और फिर हरियाली के लिए काल नहीं बनेगी। इसके लिए सरकार ने विशेष नीति बनाई है। बिहार के शहरों में वायु प्रदूषण कम करने और फिर पेड़ों की रक्षा के लिए सरकार भवनों एवं सड़कों किनारे पक्का पेवमेंट की बजाय अब पेवर ब्लॉक का बनाए जाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण परिषद के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सरकार इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है। जी हां, विपक्षी दल तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि कीमत बढ़ने घराने को लेकर उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। जी हां, सरकार का कहना है कि तेल की कीमत सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां तय करती है। जी हां, कई ऐसे मौके आए हैं जब जब सरकार के मंत्री ये कहते दिखाई दे पड़ रहे हैं कि तेल की कीमत उनके हाथों में नहीं है बल्कि कंपनियों के हाथों में है। कंपनी चाहे तो या फिर घटाए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जी हां, ये सरकार का कहना है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। जी हां, अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम कब लगाएगी, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कब होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकती है। अभी इस पर कुछ भी कहना धर्म संकट पर आ जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ ब्रिगेड मीटिंग में शामिल होगा। जी आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि 28 फरवरी को होने वाली ब्रिगेड बैठक में उनकी पार्टी भी शामिल होगी। इस बैठक को कांग्रेस और फिर लेफ्ट ने बुलाया है। इस बैठक को बुलाने का मकसद लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने और फिर सभी को साथ मिलकर लड़ने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ भी शामिल होगा। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर लेफ्ट के साथ उनकी बातचीत हुई है। उनकी पार्टी को अपनी पसंद के मुताबिक 30 सीटें मिल गई है। जी हां, वही 3-4 और सीटों पर अभी बातचीत चल रही है।
दोस्तों एक और पेट्रोल डीजल और फिर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में आम आदमी त्रस्त हैं, तो आने वाले दिनों में इसका असर माल भाड़ा पर भी पड़ने से खाद्य सामग्री की कीमतों में भी और बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अब इलेक्ट्रिक और फिर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में 10% तक की तेजी आ गई है। कारोबारियों के अनुसार जो पंखा साल भर पहले 800 रुपए से 1000 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक पहुंच गई है। बहुत से उत्पादों में तो कंपनियों ने MRP ही काफी अधिक कर दी है। इसके साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। LED की कीमतों में तो कुछ ज्यादा ही तेजी आई है। अगर साल भर पहले की बात करें तो जो LED 25,000 रुपए में उपलब्ध था, उसकी कीमत अब 27,500 रुपए से अधिक हो गई है। दोस्तों बिहार से एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। बिहार में सरकारी राशि के बंटर बांट का एक नया मामला सामने आ गया है। जी हां, मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। पटना के DEO ने जिले के 600 से अधिक के असिस्टेंट टीचर्स को अवैध तरीके से प्रमोशन देकर उनका वेतन बढ़ा दिया है। अभी असिस्टेंट टीचर को इस वजह से एक मुश्त 6 से 7 लाख का फायदा पहुंचा है और इस तरीके से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग गया है। जी हां, मामला सामने आने के बाद अब हर माह शिक्षकों वेतन से कटौती का आदेश जारी कर दिया गया है। पटना जिले में सितंबर 1995 के बाद नियुक्ति 600 से अधिक के सहायक शिक्षकों के वेतन में कटौती करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने जारी कर दिया है। दोस्तों बिहार के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिनों में पारे में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं। जय पटना में गुरुवार को ही फरवरी माह में पिछले 3 सालों की गर्मी का रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया गया है। जय मौसम विभाग के आंकड़ों की जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले राजधानी पटना में साल 2017 में 21 फरवरी के दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम के विरोध में तेजस्वी यादव शुक्रवार को यानी कि कल खुद साइकिल चलाकर पटना स्थित बिहार विधानसभा पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचा हूं। निर्धनों को चूसने वाली और धनवानों की प्रियतम सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके आम आदमी को मरने पर मजबूर कर दिया है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को लूट लूट कर पूंजीपतियों के लिए बैटिंग कर रही है। जी हां, यह कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों कुछ कर गुजरने का साहस हो और हौसला बुलंद हो तो फिर ऐसे व्यक्ति के कदम सफलता चूमती है। जी हाजीपुर में 22 साल के युवा किसान ने करेला की खेती कृषि वैज्ञानिकों एवं इलाके के किसानों को भी हैरत में डाल दिया है। जी हां, युवा किसान ने लीज पर जमीन लेकर करेला की खेती की और महज 30 कट्टा खेत में सप्ताह में 30 से 40 क्विंटल करेला की उपज हासिल की है। जी हां, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के संकट काल में मंदी के दौरान भी इस युवा किसान ने हार नहीं मानी और अपने हौसले को बरकरार रखा। जिन्हें इसके पहले साल में करीब 2 लाख रुपए लागत काटकर 3.5 लाख रुपए की आमदनी की। उपज से उत्साहित इस युवा ने अब करेला में कद्दू की इंटरक्रॉपिंग का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जी ताकि आमदनी को और अधिक बढ़ाया जा सके। जी सफलता की यह कहानी वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर से महज 6 किलोमीटर दूर हरोली की है। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खींचतान जारी है। जहां एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बिहार सरकार के काम पर सवाल उठाए थे, वहीं अब सीएम नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बापू यानी कि महात्मा गांधी जी के 7 सिद्धांत की सीख दे रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नाम न लेते हुए तेजस्वी यादव के कार्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब चरित्र नहीं है तो फिर चरित्र के बिना ज्ञान सामाजिक पाप है। जी हां, उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग सबसे ज्यादा लिखते हैं और क्या क्या लिखते हैं, हम लोग जो काम करते हैं उनको लेकर लिखते रहते हैं, तो क्या अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और गड़बड़ लिखा करते हैं। जी हां, साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा सामाजिक पाप है। जी हां, इस दौरान उन्होंने कहा कि त्याग के बिना पूजा का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। जी हां, इसे कुछ लोगों को समझना चाहिए।
दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और फिर विस्तार के लिए विभाग ने लगभग 370 करोड़ रुपए के 13 अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जी हां, स्वीकृत योजनाओं के तहत राज्य के 11 जिलों में अस्पतालों की इमारत और फिर हॉस्टल बनवाया जाएगा। 5 जिलों में मात्र और फिर शिशु अस्पताल भी बनवाया जाएगा। जी हां, 6 सदर अस्पताल का मॉडल अस्पताल के रूप में बनवाया जाएगा। मंगल पांडे ने बताया कि चिकित्सीय सेवा को और भी मजबूत आधार प्रदान करने के लिए जिन जिलों की योजनाओं को मंजूरी मिली है उनमें समस्तीपुर, जहानाबाद, वैशाली, औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी, अररिया, भोजपुर, सीतामढ़ी, बांका और भागलपुर जिला शामिल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिर सांसद अखिलेश यादव भी चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर थे। जी हां, सफेद कुर्ता पाजामा और फिर लाल टोपी के साथ अखिलेश यादव काफिले में नजर आए। जी हां, जनता के सामने सामान्य दिखने वाले अखिलेश यादव वैसे काफी पैसे वाले हैं। अगर अखिलेश यादव और फिर डिंपल यादव की संपत्ति की बात करें तो फिर इनकी संपत्ति का आंकड़ा करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। अखिलेश यादव की ओर से साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हल्फनामे में बताया गया था कि अखिलेश यादव के पास 3,91,040 रुपए हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास 4,03,743 रुपए हैं। अगर अखिलेश यादव के बैंक बैलेंस की बात करें तो उन्होंने हल्फनामे में 7 सेविंग अकाउंट और फिर 2 एफडी अकाउंट का ब्यौरा दिया है। इसमें एफडी के रूप में 7,03,000 रुपए जमा है। वही 6 सेविंग अकाउंट की बात करें तो इन खातों में करीब 5,23,00,000 रुपए हैं। जी हाँ, वही उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास एफडी अकाउंट में करीब 57 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा डिंपल के पास 7 बैंक अकाउंट हैं जिनमें करीब 2,16,00,000 रुपए जमा है। दोस्तों कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए संकेत अच्छा नहीं है। जी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे आंदोलन पर रिपोर्ट दी है। उसमें कहा गया है कि आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। जी सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन को लेकर जो फीडबैक मिला है वह बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिसक सकता है। जमीनी स्तर से लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व है और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का यह नाराजगी और बरादी है। जी पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी इस कारण भी बड़ी है कि गन्ने पर मिलने वाली सब्सिडी को भी नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ गन्ना किसानों के बकाया पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। विशेष रूप से हालिया घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सबके उलट बिहार सरकार में मंत्री रहे अजित कुमार शराबबंदी को नक्सलवाद से जोड़ दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि शराब के कारण एक अलग प्रकार का नक्सलवाद बिहार में पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने ईमानदारी से शराबबंदी लागू करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जिन्हें जिम्मेदारी दी है वे बेईमान हैं। पहले लोग छिपकर शराब बेच रहे थे, आज खुलकर शराब बेचने लगे हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव पहली बार प्रतिपक्ष के नेता के रोल में परफेक्ट नजर आए। जी हां, साल 2021-22 के बजट में जिस तरीके से उन्होंने सरकार को आंकड़ों के जाल में घेरने की कोशिश की, उससे लगा कि अब उनमें परिपक्वता आ गई है और ये एक अच्छा संदेश है। जी हां, तेजस्वी यादव गुरुवार को बहस के दौरान 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट पर बोलते रहे। जी हां, तेजस्वी यादव ने अपने आंकड़ों की बदौलत सरकार को पूरी तरीके से नंगा कर दिया, घेरा। हालांकि बिहार में उप मुख्यमंत्री और फिर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उनके आंकड़ों को भावनात्मक बताकर निकलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसमें वह आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था। तेजस्वी ने भाषण के दौरान अपने माता पिता यानी कि लालू राबड़ी देवी के 15 सालों के शासनकाल की तुलना में बीजेपी जेडीयू के 15 साल के शासनकाल से करके यह साबित करने की कोशिश की है कि उनके माता पिता का राज आज की तुलना में अच्छा था। जी हां, तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ये ढिंढोरा पीटती है कि उन्होंने बजट के आकार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। यानी कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई थी तब बिहार के बजट का आकार 24,000 करोड़ रुपए है, जो 2020-21
तक बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया है। यानी कि इस दौरान बजट का आकार करीब 8 गुना तक बढ़ गया। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसी तरीके से जब लालू राबड़ी यादव 1990 में बिहार की सत्ता में आए थे तो उस समय बिहार का बजट मात्र 3,000 करोड़ रुपए था, जो आरजेडी के शासनकाल खत्म होने तक 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। यानी कि उसमें भी 8 गुना की वृद्धि हुई है। फिर अंतर क्या रहा? तेजस्वी ने यह भी कहा है कि 1990 से लेकर अब तक भारत सरकार के बजट आकार में भी 8 गुना वृद्धि की गई है। सदन में बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि भले ही बिहार का बजट आकार 2,11,000 करोड़ रुपए था, लेकिन सरकार बजट का मात्र 33% ही खर्च कर पाई। यानी कि केवल 70,000 करोड़ रुपए ही सरकार खर्च कर सकी है, बाकी 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई। दोस्तों चलिए अब थोड़ी सी नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, इसमें बात करेंगे तो छोटे से कस्बे की बात तो दूर, कई शहरों में भी शिक्षा का स्तर अक्सर चिंता का कारण होता है, लेकिन सरकार इसे बदलने की कवायद में जुट गई है। सबब है कि 2024 तक देश के हर ब्लॉक में ऐसे आदर्श स्कूल खड़े हो जाएंगे जो निजी स्कूलों को भी मात देंगे। जी हाँ, जहां छात्र अपने हर एक सपने को आसानी से बुन कर सकेंगे। जी हाँ, उनका सपना रोड मैप तैयार होगा। जी हाँ, बजट में देश भर में 15,000 करोड़ से ज्यादा आदर्श स्कूलों को बनाने की घोषणा के बाद केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही एक नई योजना भी लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। जी खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी ही होंगी, जिनका चयन राज्य के साथ मिलकर किया जाएगा। फिलहाल आदर्श स्कूलों से जुड़ी इस योजना पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगी। जी हाँ, मंत्रालय के मुताबिक आदर्श स्कूलों की इस प्रस्तावित योजना के तहत देश भर में कुल 15,552 सरकारी स्कूलों को आदर्श रूप में तैयार किया जाएगा। फिलहाल आदर्श स्कूलों का जो खाका तैयार किया गया है, उनमें ये स्कूल सभी तरीके से सुविधाओं से लैस होंगे। छात्रों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, कौशल लैब, खेल का मैदान आदि सुविधाएं मौजूद होगी। छात्र शिक्षक का अनुपात भी बेहतर होगा। 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से विज्ञान, कला, संगीत, भाषा, खेल और फिर व्यावसायिक शिक्षा आदि की शिक्षक या फिर परामर्शिता होंगी। स्थानीय हुनरमंदों को भी आदर्श स्कूलों से बतौर अतिथि शिक्षक जोड़ा जाएगा। इनमें बड़ीगिरी, बिजली का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, धातु के बर्तनों का निर्माण आदि से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्री प्राइमरी से बच्चों को यहाँ खिलौना से आधारित शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल अभी देश में इसे पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, जो ऐसे में बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएगी। दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों के साथ 12वें दौर की बातचीत की है। हम किसानों से आगे भी कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ नए कृषि कानूनों को लेकर लागू नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति को अभी अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी है। वहीं इसके पहले बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार हमेशा से ही किसानों की आय दोगुनी करने और फिर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में प्रयासरत हैं। दोस्तों, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार अभी भी जारी है और आश्चर्य की बात यह है कि कुतर्कों के दम पर इस वृद्धि को जायज भी ठहराया जा रहा है। जहां इस महीने में तीसरी बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। तीसरी बार बढ़ाई गई है एक महीने में। जी हां, सभी कैटेगरी के एलपीजी के दाम गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। खबर है कि इनमें सब्सिडी वाला सिलेंडर और फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की तरफ से इस्तेमाल में लाए जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। जी, कोरोना महामारी का कहर काबू में होने के बाद मांग में सुधार के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में भी रेट में वृद्धि की बेसब्री लगातार जारी है। नतीजा यह है कि इस वृद्धि के बाद अब बिहार में 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए पर हो गए हैं। जी हाँ, बिहार में उपभोक्ताओं को एलपीजी पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 फरवरी और फिर 15 फरवरी को भी रेट बढ़े थे। 4 फरवरी को एलपीजी के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर और 15 फरवरी को 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। आपको बता दें कि जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में नहीं थी, तब नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी समेत तमाम बड़े नेता लगातार ऐसे मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे, जब बड़े बड़े बयान देते थे, परंतु अब चुप्पी साध रखी है। बड़ा सवाल यह है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बेशर्म बढ़ोतरी कहां तक जाकर रुकेगी, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से कुतर्क किए जा रहे हैं, यानी कि बढ़ाए जा रहे हैं, लगता नहीं है कि जनता को जल्द ही राहत मिल पाएगी।
दोस्तों बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक गर्म है। जी विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अब सरकार के सहयोगी दल के नेताओं ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने गुरुवार को शराबबंदी के साथ साथ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी आमिर सुबहानी को पद त्याग देने को नसीहत दी है। जी बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा है कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गृह सचिव विचार करें और इन घटनाओं को देखते हुए अपना पद छोड़ दें। वहीं शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। जी सरकार को फिर से इस विषय पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। वहीं विभाग के सचिव आईएएस आमिर सुबहानी है, जो पहले भी नीतीश सरकार में अहम पदों पर रहे हैं। जी ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी एमएलसी ने उनके खिलाफ बयान देकर सीधा नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। यह खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल और तिलहनों की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में 89% उछाल आया है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने से खाने के अन्य तेल के दाम में भी जोरदार उछाल आया है। दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है। जी अभी तक कुल 1,26,71,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। इसी के साथ ही भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों समेत कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप मदद के तौर पर भेजी है, जिसे लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने भारत की तारीफ की है। जी WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम ने अपने किए गए ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनकी प्रशंसा की है। उनका कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन इक्विटी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कोवैक्स और कोरोना वैक्सीन खुराक को दूसरे देशों के साथ शेयर करने से उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के कारण 60 से ज्यादा देशों को उनके हेल्थ वर्कर और फिर अन्य प्राथमिक समूह का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। दोस्तों मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनके घरों में मेट्रो सिटी की तरह पाइप नेचुरल गैस से घरेलू गैस आपूर्ति होगी। इसको लेकर पाइप बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद घरों में कनेक्शन और फिर मीटर भी लगेगा। IOCL के गैस पाइप लाइन बिछाने वाले आधिकारिक सूत्रों की माने तो मार्च अंत तक शहरी क्षेत्र में 15,000 घरों में मीटर के साथ कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरों में इसका मिनिमम कनेक्शन शुल्क 618 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ है। इसके अलावा इसमें अन्य स्कीम भी है। एक साथ समस्तीपुर, दलिनसराय और फिर मुजफ्फरपुर शहर में आपूर्ति शुरू होगी। दोस्तों 55 साल की उम्र पार कर चुके कई चौकीदार अब खुद सेवानिवृत्त होकर अपने बेटों को नौकरी दिलाना चाह रहे हैं। जो पटना जिले के 39 चौकीदारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए जिला स्थापना शाखा में आवेदन किया था। बुधवार को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समिति की हुई बैठक में इनमें से 34 आवेदकों को मंजूरी कर ली गई है। अब ये 34 चौकीदार खुद सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनकी जगह उनके बेटे को चौकीदार की नौकरी मिलेगी। आपको बता दें कि चौकीदार के लिए 55 साल उम्र तथा 20 साल की सेवा पूर्ण करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही वे अपने पुत्र पुत्री को नामित चौकीदार पद पर नियोजन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकारी प्रावधान के तहत इन चौकीदारों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद 34 नामित पुत्र के नियोजन की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर बीते दिन मिली संदिग्ध कार से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। जो क्राइम ब्रांच और फिर एसटीएस इस मामले को खंगालने में जुटे हैं। जो इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई है उसमें बड़ा खुलासा लिखा हुआ है। यह संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में कहा गया है कि यह तो सिर्फ एक टेलर है। जी नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरी होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। जी आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बीते दिन एक स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जिलेटिन स्टिक पाई गई थी। जी इसी के बाद यहां पर जांच की गई है। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। आरोपी गाड़ी को घर के और भी करीब खड़ा करना चाहता था, लेकिन अधिक सुरक्षा के कारण यह नहीं हो सका। जी उसके दौरान अंबानी परिवार की हलचल पर नजर रखी जा रही थी। हर कानवे को ट्रैक किया जा रहा था। जानकारी के
मुताबिक जो स्कॉर्पियो कार मिली है उसकी सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग रखा था। मुंबई इंडियंस आईपीएल की क्रिकेट टीम है जिसका मालिक खुद मुकेश अंबानी है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेश आएंगे और इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जी हां, पटना के एकाने मार्ग में स्थित संकल्प में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से ही काफी प्रयास किए गए हैं। साल 2016 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। जी हां, उन्होंने कहा है कि साल 2006 में ही गन्ने से एथेनॉल के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज कर अनुमति मांगी गई थी, जिसे उस समय की यूपीए सरकार ने अनुमति नहीं दिया था। जी हां, उस समय एक बहुत बड़े निवेशक 21,000 करोड़ रुपए का निवेश एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में करना चाहते थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि अब केंद्र की सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हां, बिहार में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेश आएंगे, इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि साथ ही बंद चीनी मिलों की शुरुआत होगी और नई चीनी मिलें भी स्थापित होंगी। जी हां, राज्य में गन्ना का भी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का अधिक मूल्य मिल सकेगा। इससे राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा। दोस्तों, अभी आपको और रोना होगा, पर क्या करें, रोते रोते खाना तो पड़ेगा ही। जी हाँ, ये बहुत रुलाती है, क्या करें, खाना तो पड़ता ही है, अन्यथा खाने में जायका नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं प्याज की। जी इन दिनों बिहार के बाजार में इसकी कीमत एक बार फिर से 50 से 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। जी ये कीमत यही नहीं रुकने वाली है। नासिक से 4 दिनों बाद यदि बिहार में प्याज पहुंचती है तो फिर इसकी कीमत 70 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती है। जी बिहार के बाजार में इन दिनों प्याज का भाव चढ़ा हुआ है। महज 3 दिनों के अंदर प्याज के दाम में 10 से 15 रुपए की तेजी आई है। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र के नासिक से ही प्याज बिहार पहुंच रही है, जबकि दक्षिणी भारत और फिर पश्चिमी बंगाल से प्याज की सप्लाई बंद है। ऐसे में एक और व्यापारियों की चिंता बढ़ी हुई है तो वहीं दूसरी ओर रसोइयां भी रो रही है। जी हां, सीमांचल में प्याज का थोक कारोबार करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वर्तमान में 4,700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन्होंने प्याज खरीदी है। खुदरा में यह प्याज 50 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। जी हां, बात सीमांचल, मिथिलांचल और फिर पटना की करें तो यहाँ इनकी कीमत 55 से 60 रुपए प्रति किलो के आसपास है। अच्छी प्याज थोक में भी महंगी मिल रही है। जी हां, ऐसे में ग्राहक तक सस्ती प्याज पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और फिर पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और फिर पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। दोस्तों, किसान आंदोलन को दोबारा खड़ा करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान को लेकर लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। जहां एक और फसलों को जलाने वाले उनके बयान के बाद किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया, तो वहीं अब संसद का घेराव करने वाले उनके बयान पर तकरार शुरू हो गई है। किसान नेताओं ने उनको सोच समझकर बयान देने की नसीहत भी दी है। किसान नेताओं का मानना है कि राकेश टिकैत के हर बयान पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और उनके बयान से निकलने वाले संदेश पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए उनको ऐसा बयान देने से बचना चाहिए और उन्होंने इसे उनका निजी बयान बताया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद टूटे आंदोलन को भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने दोबारा खड़ा किया था। उसके बाद से राकेश टिकैत ही किसानों के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। यह उनको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। लेकिन उनके बयान संयुक्त किसान मोर्चा को परेशान कर रही है और उनके बयान को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत ने सबसे पहले देशव्यापी चक्का जाम को अचानक उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड में करने से मना कर दिया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने नाराजगी जताई थी। जी हां, उसके बाद राकेश टिकैत ने फसल जलाने का बयान दिया तो फिर किसानों ने खेतों में खड़ी फसल की जुताई करके नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे किसान नेताओं को फसल नष्ट नहीं करने की अपील करनी पड़ी और फिर बैठक करके किसानों को जागरूक करना पड़ा। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब राकेश टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद का घेराव करने का बयान दिया है और राकेश टिकैत की इस बयान पर फिर से तकरार शुरू हो गई है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है।
जहां डीजीपीएस के सिंगल के उद्घाटन समारोह के बाद नित्य बिहार पुलिस द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाया गया। इस क्रम में गुरुवार को बिहार के डीजीपीएस के सिंगल ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ दौड़ लगाकर फिजिकल रूप से सही रहने का प्रेरणा दिया। जी हां, नशा मुक्त बिहार के बारे में डीजीपीएस के सिंगल ने कहा है कि नशा मुक्त हर घर से संस्कार और फिर शिष्टाचार का वास होता है। पुलिस सप्ताह में जहां तकनीकी आधुनिक के बारे में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, वहीं पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए बिहार के सभी थाना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादनों और फिर रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रसोई गैस की कीमतों को घटाकर 400 रुपए नहीं किए गए तो फिर इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में आंदोलन होगा। ममता दीदी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मोदी सरकार रसोई गैस पर 400 रुपए वापस लो या फिर खुद वापस हो जाओ। जी उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50% कम होने के बावजूद भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो गई है। रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। केंद्र सरकार ने आम लोगों की रसोई गैस में आग लगा दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार सहित तमाम विरोधी पार्टियों की सरकार से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल उत्पादनों की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ आवाज उठाएं, आंदोलन जारी रहना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।